सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, तो इसमें इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसमें अगर इफ x इज सेड टू बी, एक मिनट, if x is a continuous random variable, then the probability distribution function of the probability distribution function f of x which satisfies following requirements, यहां तक क्या लिखा है यहाँ पे, if x is a continuous random variable then the probability distribution function f of x which satisfy the following requirement, जो रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे तो जब भी ऐसा कुछ होगा और वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसको, उस f ऑफ x को। तो f ऑफ x which satisfy the following requirement is called means f of x is called प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना यहां पे, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बोलेंगे, इस f ऑफ x को क्या बोलेंगे हम लोग, जब भी आपका रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसमें ये जो तीन चीजें हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं वो सेटिस्फाई करेंगे तो वो f ऑफ x क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें फर्स्ट क्या है, f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, दिस इज x तो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, तो आपकी क्या होना चाहिए, जो f ऑफ x की ग्राफ होती है वो आपका हमेशा अपर साइड होना चाहिए, यहां से मींस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये आ गया, ये आपको समझ में आ गया, दिस इज क्लियर। आपका जो ग्राफ है ऐसा है चलेगा, ऐसा है चलेगा, लेकिन क्या नीचे नहीं आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग फॉर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट, आपका ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपका अगर ये f ऑफ x है, यहां से लेकर यहां तक इसका एरिया निकालोगे, ये इसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो आपका हर केस में सही होगा। एंड थर्ड, व्हाट इज थर्ड, थर्ड इज, तीसरा आपका होगा, जैसे कि अगर मैं यहां पे एक ही ग्राफ लेता हूं, तो अभी क्या है, अगर ये मान लेते हैं यहां से यहां तक डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में हम लोग अगर जहां भी लाई कर रहा है, अगर मान लेते हैं ऐसा भी होगा तो इसकी भी एरिया क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो दिस एरिया शुड बी 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो 1 ही हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। इन केस अपने को सिर्फ इतनी प्रोबेबिलिटी चाहिए फ्रॉम दिस मींस ए एंड बी। अगर यहां पे x, अगर यही प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, x लाइज फ्रॉम ए टू बी, तो मेरे को सिर्फ इतनी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं सिर्फ एरिया कहां से कहां तक निकालूंगा, ए टू बी निकालूंगा, अगर मुझे ए टू बी की बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो यहां पे अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, इफ वी वांट टू गेट प्रोबेबिलिटी बिटवीन ए टू बी, if x random variable lies between a to b, then how will you get the probability, we'll get it from integrating a to b। ये क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग को जो जितना पार्ट चाहिए उतना का लिमिट लगा लो आप, a to b इंटीग्रेशन ऑफ f of x
dx। तो ये इससे क्या मिलेगा, a टू b, जब रैंडम वेरिएबल आपका a टू b के बीच में लाई कर रहा है तो आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, टोटल इसके बीच में जितना भी लाई कर रहा है a टू b में, वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी इफ x लाइज बिटवीन a टू b। ये क्लियर है? तो ये हमारे पास ये अपना कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके अंदर आपके पास दो आते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको दो इसके टाइप्स मिलेंगे। एक क्या है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड इसमें क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इसमें आप देखोगे तो ये बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये आपको थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। इसमें भी आपको नॉर्मल फॉर्म दे भी ना, वो और इजी कर देगा। अगर आपको हम लोग देखेंगे इसमें म्यू और सिग्मा क्या क्या होते हैं, उसमें और इजी कर देगा। इसमें कंडीशन लगा के वो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म से। इसी को भी हम लोग गॉसियन फॉर्म भी बोल देते हैं। ओके, तो एक तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। उसमें नॉर्मल फॉर्म कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। आपने देखा था कौन कौन सा, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज नॉर्मल फॉर्म। सो पहले हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो इफ x इज अ यूनिफॉर्म random variable, then the probability density function, कंटिन्यूअस में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। then the probability density function f of x is defined by, f of x is defined as कैसे डिफाइन करते हैं हम एफ ऑफ एक्स को, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज, इफ एक्स इज ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, आप इसमें ना यहां पे ये लिख लो, इफ एक्स इज ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द इंटरवल a to b, डिफाइंड इन द इंटरवल a to b, जिस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो x बिलोंग्स टू a to b या a इज लेस देन x लेस देन b, देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x इज डिफाइंड एज। तो यहां f of x कैसे डिफाइंड होगा, दिस इज f of x, ये हो गया 1/b माइनस a, दिस इज f of x। और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू, या जो भी आप लिखना चाहो इसको ऐसे लिखते हैं, a to b, 0। अगर कहीं a to b के बाहर x की वैल्यू लेंगे तो जो फंक्शन आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज f of x। तो आप a to b ले लो कोई भी, a, दिस इज b, ये हो गया a to b। तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या होगा बोल रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1/b माइनस a, 1/b माइनस a। तो 1/b माइनस a मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो वो क्या होगा, जब भी y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो वो क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो मान लेते हैं ये हमारा, चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं, b इक्वल टू मैं ले लेता हूं आपका 4, a इक्वल टू ले लेता हूं 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 2, दैट इज 1/2, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू 1/2
y इक्वल टू 1/2 क्या है हमारा फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक है, बस ये, अगर इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोले, इफ f of x इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, f of x की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये कैसा होगा ग्राफ, ऐसा ही बनेगा, दिस विल बी द ग्राफ, एंड इसके इधर फ्रॉम 0 टू a क्या है, 0 टू a के लिए 0 है, b टू इंफिनिटी, 0 मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 0, a तक क्या है ये 0 है, b के बाद भी आगे भी इंफिनिटी तक 0 ही है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो आप इसका जब एरिया निकालो, ये कौन कितनी वैल्यू थी 1/2, तो आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हमेशा आपका हमेशा 1 आएगा, दिस एरिया विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिख रहे हैं। और हमने क्या बोला था, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कंडीशन लिखी थी, क्या एक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स, चेक करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन क्या था, देन एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 इस एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, तो यस एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। व्हाट विल बी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन था हमारा कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एरिया इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या 0 टू इंफिनिटी, एक्स अगर आप ले रहे हो माइनस इंफिनिटी पूरा ले रहे हो, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में एरिया क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कौन सा ग्राफ, बस यही एरिया आएगा, और ये एरिया तो हमारा ऑलरेडी 1 आ चुका है, 4 - 2 is 2, 2 × 1/2 is 1। रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये पार्ट कितना है आपका, दिस इज 2, ये पार्ट कितना है 2, और ये पार्ट कितना है 1/2, तो 2 × 1/2 is 1, एरिया इज 1, तो एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो कंडीशन अभी तक हमने देख लिया। थर्ड कंडीशन क्या था हमारा, इफ एक्स ए टू बी निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगा आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही था हमारा थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन हमारे को क्या बोल रहा है कि अगर आपको ए टू बी मतलब कोई भी 2 पॉइंट के बीच में निकालना है आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे आप तो उसी इंटरवल में तो वो आ जाना चाहिए। तो यहां पे ए बी हम लोग पहले ही ले चुके हैं, तो चलो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मैं मान लेता हूं, क्या ले लें सी टू डी। तो पहले तो हम लोग अपना देखते हैं फंक्शन कैसा था, फंक्शन इज दिस, अगर मैं चलो ये ले लेता हूं ए एंड दिस इज बी, तो ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, इधर तो लाइन ही कर रहा है एफ ऑफ एक्स, और क्या बचा हमारा, इसमें हमें क्या बोला कि सी टू डी कहीं पे हमने को निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जब ए टू बी के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालोगे टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो तो इक्वल टू 1 होगा, इफ अगर सी और डी यहां पे लाई कर रहे हैं तो इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो ये एरिया निकाल लो आप, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे इसमें भी हम लोग, ये फंक्शन क्या है 1/b - a, दिस इज फंक्शन वैल्यू। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा सी टू डी के बीच, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए ये, अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी 1/b - a, यही होगा dx। अगर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं ए बी सी डी सारी की वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं -2, इसकी वैल्यू -1, दिस इज 1, दिस इज 2, अगर अपन ऐसा ले लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4, तो दिस इज 1/4, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ये इंटीग्रेशन 1/4 हो गया dx। व्हाट विल बी द लिमिट, c की वैल्यू -1 टू 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा -1 to 1, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4 इंटू
x आएगा, x में लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 2, तो यहां से आ जाएगा हाफ। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारी, -1 से 1 के बीच में हाफ। क्यों आई? एक और चीज, जैसे -2 से 2 के बीच में अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो -1 से 1 के बीच में ये आप एरिया देखोगे, दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एरिया। तो ये 50% है एंड ये 25%, ये 25%। जो ब्लैंक पार्ट है 25 इज 50, तो ये आधा है और ये आधा है। तो एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया इज 1, देन दिस एरिया शुड बी हाफ, दिस एरिया इज हाफ एंड रिमेनिंग हाफ कौन सा एरिया है, ये प्लस ये, इसीलिए आपका 1/2 आया आंसर में। ओके, इसी में ही हम लोग तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि यूनिफॉर्म में आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है और फंक्शन हमारा हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं दिस इज -2 to 2, अगर ये सिमेट्रिक भी है, -2 से 2 तक मेरा फंक्शन है f(x), तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4। तो ये एरिया अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 to 2, तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं 0 to 2 प्रोबेबिलिटी, ये एरिया इज 1/2, क्योंकि टोटल कितना है आपके पास 1 है, तो 0 to 2 क्या आएगा 1/2। सिमिलरली अगर मेरे को 1 से 2 निकालना है तो मेरे को पहले से पता है कि 1/4 आएगा, क्योंकि ये कितना पार्ट होगा, दिस इज द 1/4 ऑफ टोटल। तो टोटल कितना है 1, तो 1/4 इज 1/4, तो ये हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं और हमारे पास इससे ये वाली जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लोग ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग बोले थे कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ओके, अब इससे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, इसके अंडर में कुछ गेट में आए प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। इस केस में हमारे पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, ये हमने सब में देखा था। डिस्क्रीट वाले में मीन और वेरिएंस की वैल्यू क्या थी, क्या थी, बाइनोमियल में एनपी मीन की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू एनपीक्यू, और पॉइजन में तो दोनों ही वैल्यू लैम्डा थी। तो यहां पे देखोगे तो आपकी जो मीन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप निकाल लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं, मैं लिख दूंगा तो फिर आपको डायरेक्टली वो दिख जाएगा। एक बार आप खुद निकाल के देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, तो उसको हम लोग डिराइव ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/b माइनस ए, मीन में क्या होता है हमारा e(x) होता है। तो e(x) क्या होता है हमारे पास, e(x) को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये फंक्शन है, दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट में हम लोग समेशन लेते थे x इंटू f(x) इज 1/b माइनस ए dx। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, -∞ टू इंफिनिटी, लेकिन हमारा फंक्शन कहां से डिफाइंड है, a टू b के बीच में ही, तो ये लिमिट कहां से हो जाएगी, a टू b ही हो जाएगी, क्योंकि -∞ टू a फंक्शन की वैल्यू 0, b टू इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन इज 1 - b बाय a, x का इंटीग्रेशन x²/2, यहां पे a टू b आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 1/b माइनस a, 2 नीचे और b², अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज b², लोअर लिमिट पुट करोगे तो a²। तो ये इससे क्या ले सकते हैं b माइनस a, यहां से क्या हो जाएगा b माइनस a इंटू b प्लस a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं b माइनस a इंटू b प्लस a। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 1/2, ये b माइनस a वो b माइनस a कैंसल, ऊपर में बचेगा क्या a प्लस b/2 या b प्लस a/2। तो ये क्या होगी, यही हमारी मीन की वैल्यू होगी, यही हमने निकाला, हमने जनरल कैसे लिया है, तो यहां पे क्या आएगा a प्लस b/2। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो मीन तो वैल्यू आई गई, वेरिएंस कैसे निकालते थे, वेरिएंस निकालने के लिए हमें पता है कि ये e(x²) निकालना होता है हमें। तो क्या चेंज आएगा a टू b, जल्दी से देखते हैं, a टू b, दिस इज x² आ जाएगा, यहां पे x की जगह पे x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इंटू
इंटू 1/b माइनस ए, फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही है, कांस्टेंट है dx। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से आएगा 1/b माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा x³/3, तो मैं 3 यहां लिख रहा हूं x³/3, और अब x³ में लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा b³ माइनस a³। तो जो b³ माइनस a³ है, b³ माइनस a³, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए इंटू b² प्लस a² प्लस ab, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आप देखोगे तो b माइनस ए एंड b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए एंड b माइनस ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, b² प्लस a² प्लस ab डिवाइडेड बाय 3, बस आपका ये आ जाएगा। तो अगर आप वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये दिस इज a² प्लस b² प्लस ab अपॉन 3 माइनस क्या होगा इसका स्क्वायर, e ऑफ x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर रहा हूं अपॉन 2, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4, यही आएगा। आप यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इज 12, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4a² प्लस 4b² प्लस 4ab, यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले a² वाला टर्म ही देखते हैं, पहले ये दो ही टर्म देखते हैं, क्या होगा 4 माइनस 3, यही होगा। तो क्या बचेगा 1 1 कोफिशिएंट बचेंगे, 4 माइनस 3 इज 1। अब क्या बचेगा 4ab, और ये क्या है माइनस 6ab, तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा a माइनस b और b माइनस a, वॉट एवर यू वांट टू राइट, बिकॉज स्क्वायर है ऊपर, a प्लस बी माइनस 2 आया था मीन, a माइनस बी बाई 12 आएगा आपका वेरिएंस। तो ये हमने फॉर्मूला डेरिवेशन भी देख लिया इसमें कि ये हमारे पास आएगा, यहां से वेरिएंस निकाल लिए, ये हमारा मीन आ गया था, e ऑफ x² निकाल लिए। अगर हम लोग इसी में, ये तो डेरिवेशन में आप नोट कर लेना, ये मैं रफ कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे बोलूं कि आपकी वैल्यू, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया था वो क्या लिया था हमने, वो कुछ ऐसा लिया था, ये लिया था -2 to 2, तो ये क्या है -a to a है। तो इन केस अगर -a f ऑफ x, अगर इसमें आप a to b की जगह में मैं -a2 प्लस a इसमें डिफाइन करूंगा फंक्शन, जैसे -2 to -a2 प्लस a, तब क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, तब देखो a to a क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ माइनस a, a माइनस ऑफ माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/2a, दिस इज फंक्शन की वैल्यू, 0 अदरवाइज तो रहेगा ही। और उस समय मीन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, उस समय मीन की वैल्यू क्या आएगी, ये a प्लस a इज 2a हो जाएगा अपॉन 2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a ही आ जाएगी, मीन की वैल्यू आपकी आ जाएगी a। और सिमिलरली जब आप a माइनस a करोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, मीन की वैल्यू आएगी 0, मीन की वैल्यू 0 क्यों आएगी, क्योंकि a इक्वल टू तो a ही है, b को भी अगर मैं -a लिख लूंगा तो क्या आ जाएगा, -a to a के बीच में डिफाइन है ना, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मीन विल बी 0 इन केस ऑफ अगर वो -a to a की डिफाइन है, मतलब ये वाले के लिए मीन की वैल्यू क्या आएगी 0, एंड इस समय वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे a माइनस b है, तो एक तो माइनस पहले से है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2a का स्क्वायर अपॉन 12, तो 2 है उसका स्क्वायर इज 4, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास a² अपॉन 3, तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी a² अपॉन 3 फॉर -a to a। तो आपको याद नहीं करना है, बस मैं कंडीशन बता रहा हूं कि दोनों अगर सेम हो जाए, मतलब सिमेट्रिक हो जाए, तो क्या होगी, मीन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस केस में a और b क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, साइन मतलब अपोजिट साइन के रहेंगे, सिमेट्रिक होंगे, ओके।
विथ नेगेटिव साइन होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव साइन हो जाएंगे। तो यहां से हमने मीन देख लिया, a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा, ये आपको याद रखना है ये दो चीज। अब एक काम करना, मीन और वेरिएंस सबके लिख लेना। डिस्क्रीट में कौन कौन से, बाइनोमियल, पॉइजन, एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और आएगा हमारे पास नॉर्मल के लिए, उसका भी आप एक जगह लिख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से, जब भी आप पेपर में एक ही पेज में पलटाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारे एक साथ दिख जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, इसी में हम लोग गॉसियन भी बोलते हैं, इसको देखेंगे उस समय केस क्या आता है। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इफ x is a normal random variable, if x is said to be a normal, if x is a random variable, तो सब होते हैं, ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, x is a normal random variable defined in the interval माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इसमें हम लोग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले लेते हैं इंटरवल, इफ एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, देन इट्स प्रोबेबल, देन इसमें एक और चीज, with mu as mean and sigma as standard deviation, and sigma as standard deviation, ये सब देखेंगे क्या है, म्यू एंड सिग्मा। म्यू क्या है, मीन है, सिग्मा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहां बोल रहे हैं एक्स इज ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विथ म्यू एज अ मीन एंड सिग्मा एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, देन इट्स तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये आपका आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद मतलब अब 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, this is x and this is a random variable, और यहां पे क्या है, म्यू एज मीन है, यहां पे म्यू, सिग्मा क्या है, या सिग्मा स्क्वायर इज अ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ही होता है। तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर इज अ वेरिएंस। तो ये हमारे पास क्या है, 0 अदरवाइज, या जो भी लिख लो। तो ये हमारे पास फंक्शन है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गई। इसमें ये तो हमने डेफिनेशन इसका लिख लिया, इसमें आपके पास एक और केस आता है, और वो केस क्या है, अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा, तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग या तो ऐसा भी लिखते हैं, एन ब्रैकेट के अंदर एक्स म्यू सिग्मा। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख सकते हैं, या फिर आप एक्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, म्यू सिग्मा। ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते हैं कि आपकी म्यू की वैल्यू है 0,
एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1। जब भी आपका मीन की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होगी, देन दिस नॉर्मल फॉर्म विल बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। और इसी को हम लोग गॉसियन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग गॉसियन फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो आपके इसी प्रकार इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हो। इफ एक्स इज नॉर्मल random variable defined in the interval this with mu equal to 0 or mean equal to 0 and standard deviation as unity, this form is known as standard normal form. The probability density function of this form is standard normal form. और इसको क्या लिखोगे, इसके लिए f of x की वैल्यू क्या आएगी, और n इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये मैंने लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं 0,1। तो मैं इससे म्यू की वैल्यू 0 लिख लिया है, सिग्मा की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है, पहले 0 लिखा मतलब मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1। तो ये एफ ऑफ एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, आप इसमें देखोगे तो आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1। तो ये सारे हट जाएंगे, यहां से बचेगा क्या, 1/√2 पाई तो बचेगा ही, e टू द पावर माइनस एक्स। अगर म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 2। क्यों बचेगा 2, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहां भी आपका ये आ गया, और यहां पे भी माइनस एक्स, म्यू इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले क्या था ये, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऐसे ही, और वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, अगर आप एफ ऑफ एक्स देखोगे, इसके लिए क्या होगा एफ ऑफ एक्स, ये जो मैं बना रहा हूं ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये नॉर्मल फॉर्म वाला, ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये कहां पे, x इक्वल टू म्यू पे, यही हमारा x इक्वल टू म्यू। एंड जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए इसकी, x इक्वल टू म्यू। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आएगी 1/√2, यही आएगी 1/√2 पाई आएगी। इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आएगी। ओके, और ये कहां पे आती है, x इक्वल टू म्यू पे, और म्यू क्या है, मीन। तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो कैसा होता है ग्राफ, उसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ये होता है ग्राफ। ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिन पे मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 है, तो x एक्सिस पे हमारे पास 0 पे बनाएंगे हम लोग मैक्सिमम। तो ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं n 0,1 के लिए है ये, दिस इज फॉर n म्यू सिग्मा। तो उससे समझ में आ रहा है मेरे को, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, और वो क्या है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यहां पे आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एट x इक्वल टू 0 ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1/√2 पाई। सिमिलरली ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू क्या पुट करो आप, म्यू पुट करो, तो क्या हो गया, e टू द पावर 0। तो यहां पे क्या बचेगा, 1/√2 पाई, सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले आया, तो क्या हो जाएगा 1/√2 पाई। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यही हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और यही आपका क्या होता है, गॉसियन फॉर्म भी इसको ही बोलते हैं। ओके, इन केस कभी टर्मिनोलॉजी में दे दिया को गॉसियन फॉर्म, सिग्नल सिस्टम या कैलकुलस में आप ये देखते हो, इसका आपको क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या करना है आपको। एक और बात, जैसे कि अगर ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर ये ग्राफ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तीन कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा,
जो हमने इसके लिए लिखा था कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये कंडीशन तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या क्या था कंडीशन? एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ क्या एक्स एक्सिस से तो ऊपर ही है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाई में ही है, तो वो तो हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या था? जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0 आनी चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट करो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आपको ये 0 ही मिलेगा। यू इंटीग्रेट दिस यू विल गेट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ये आपको 0 ही मिलेगा। अगर इसको करके ही देखना है तो करके देख सकते हैं बहुत जल्दी, मैं इसको सिर्फ कर रहा हूं। तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये इसकी क्या होगी वैल्यू? इसकी क्या वैल्यू क्या है? सॉरी 1 आएगा ना, मैंने क्या बोला? इंटीग्रेट करने के बाद 1 आएगा। मैंने बोला क्या? 0 बोला आई गेस, लेकिन वो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारी? 1 आती है। तो इसको मैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेम ही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, और क्या आएगा? डिवाइडेड बाय माइनस 2x बाय 2, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस 2x बाय 2, लेकिन इससे होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा और उसके बाद इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कर लेना एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूअस है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, और टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आएगी। तो आपका ये इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इट मींस? इट मींस दैट ये जो एरिया है आपका टोटल, और एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया है टोटल, ये क्या है? इसकी एरिया, ये एरिया जो है इक्वल टू 1 है, ये टोटल एरिया इक्वल टू 1 है। उसमें से भी मैक्सिमम पोर्शन कौन सा कवर कर रहा है? यही एरिया कवर कर रहा है। तो जो कुछ, अगर इसमें माइनस सिग्मा टू सिग्मा लोगे आप, तो सिग्मा की वैल्यू 1 है और माइनस 1 है, तो 68 पॉइंट समथिंग एरिया ना इसी के बीच में कवर हो जाता है। टोटल में से 68 एरिया आपका सिग्मा टू माइनस सिग्मा, इसी के बीच में एरिया कवर हो जाता है। तो इन केस आपको ये तो पता चल गया टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1, मतलब इधर यहां से पूरा एरिया निकालूंगा मैं यहां तक, तो उस एरिया की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये एरिया इक्वल टू 1 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अब मुझे बोलेगा x इक्वल टू 0 टू, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉर p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर मुझे ये बोल दिया तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा? टोटल कितना है 1, तो हाफ कितना हो जाएगा? 0 से ज्यादा कितना हो जाएगा? 1/2। सिमिलरली x लेस देन 0 के लिए बोलेगा तो क्या आएगा? उसके लिए भी 1/2। तो ये एरिया इधर आधा है और इधर आधा है, तो दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ। अगर मुझे बोलेगा x -1 to 1, इसी नॉर्मल फॉर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा, तो आप ये निकालोगे ना तो अराउंड 68.4% मीन्स 0.684 आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो एरिया है ये टोटल का इतना परसेंट एरिया माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा के बीच में ही कवर हो जाता है फॉर गॉसियन फंक्शन, और यही हमारा गॉसियन फंक्शन, इसी को ही गॉसियन फंक्शन बोलते हैं हमारे कैलकुलस वाले फॉर्म में। ओके, तो हम लोग किसी भी एक इंटरवल के बीच का भी हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअसली उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हर एक पॉइंट पे, हर एक रैंडम वेरिएबल पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आएगी, मींस उसको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसकी वैल्यू आएगी। तो हमको कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो किसी इंटरवल पे ही निकालने बोलेगा, डिस्क्रीट तो है नहीं किसी पॉइंट पे निकालना है, तो हमें किसी न किसी इंटरवल पे ही उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पूछेगा। जैसे ये इंटरवल x ग्रेटर देन 0, उसमें जब भी हम लोग पास x ग्रेटर देन 0 या फिर एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 का केस आता था तो हम लोग क्या करते थे? इन केस ऑफ एटलीस्ट 1 क्या करते थे? एटलीस्ट 1 होता था या तो 1 लेते थे, 1 2 3 4 ऐसा लेते थे। यहां पे अगर एटलीस्ट 0 बोल दिया या एटलीस्ट 1 बोल दिया तो क्या हो जाएगा? p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और वो वहां पे वैल्यू कहां से आएगी? 1 से लेकर हर रियल नंबर आगे तक, मतलब 1 से ज्यादा 1.1 1.2 1.333 1.133 सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे 1 से ग्रेटर वाले। ओके, तो ये यही है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है केस में। तो इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।